अभिषेक जी, पता है ये क्या एक टेंडेंसी है हमारे देश में जो अच्छा है खत्म होगी। मैं ब्रिजेश से इसी पे चर्चा कर रहा था, एक दूसरे विषय पे हम डिबेट कर रहे थे अंग्रेजी वाले मामले पे। ये जो 70 के दशक के बाद से क्रिमिनल्स को रॉबिनहुड वाला जो दर्जा मिल रहा था इस देश में, रॉबिनहुड ऑफ मुंबई, रॉबिनहुड ऑफ कानपुर, रॉबिनहुड ऑफ आगरा, रॉबिनहुड ऑफ दिल्ली, जो रॉबिनहुड डॉन्स है ना, ये एरा खत्म हो गया। इसने जो सड़ाया है हमारी राजनीति को, उसकी कोई सीमा नहीं है। अरे भाई बहुत बड़ा नेता है मुख्तार, बताइए, देखिए उसके गांव के लोग सब खुश रहते हैं। हाजी मस्तान बहुत बड़े नेता हैं, वो ड्रग की स्मगलिंग नहीं करते क्या है जी? किसकी करते हैं? सोने और सिल्वर की करते हैं, एंटी नेशनल नहीं है। ये सारी चीज़ें पढ़ी सुनी है मैंने, पढ़ी और सुनी है, और नैरेटिव का हिस्सा है ये। ऐसा नहीं है कि अपने मन से बोल रहा हूं, ये नैरेटिव का हिस्सा हुआ करती थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस जो राजनीतिक संरक्षण से ये पाल पोस के इतने बड़े राक्षस की टाइप बन गए और हमारे टेंपल भी पहुंच गए, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी में, उसकी जवाबदेही तो पॉलिटिकल पार्टीज को देनी ही पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन तो होता रहेगा। पांडे जी बोलिए। देखिए, आपको बता दें कि पांडे जी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अपराधीकरण क्या पूरा प्रदेश जानता है। मीडिया की आपके पास आऊंगा, डिबेट खत्म नहीं, मैं आपको वक्त दूंगा अभिषेक जी, पूरा टाइम दूंगा। हाँ देखिए, अखिलेश यादव जी मुस्लिम वोटों के लिए कहां तक पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा बनारस में बम विस्फोट हुआ था और वलीउल्लाह नामक एक आतंकी पकड़ा गया। अखिलेश यादव ने उसके ऊपर से मुकदमा वापस ले लिया। एक तो कोर्ट ने सजा दी, उसको फांसी की सजा हुई। उसके बाद अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाता देश भर ने देखा। उसके बाद अभी जब अतीक गिरफ्तार थे तो रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव सड़क पे आ गए और फेक इनकाउंटर। जब हमने एक दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का इनकाउंटर किया तो कहने लगे अरे परशुराम पूछ लीजिए हम परशुराम हथियारों से क्या संबंध था। पांडे जी, आपकी जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनसे भी जानकारी ले लीजिए। इन्होंने कहा हम हथियारों से क्या संबंध था, आप उनसे जानकारी ले लीजिए। आप बता रहे हैं, आप पिछली बातों पर बात मत करिए कि उस समय क्या हुआ था। अरे करंट की बात करिए या स्थिति की बात करिए। इतनी बड़ी घटना घटी है, आप ये करना बंद कर। अल्लाहपुर में वो जो तस्वीर वायरल हो रही है, इन लोग हैं उसके पालनहार। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जवाब दीजिए ना। पांडे जी, मुझे जवाब दे दीजिए। तो कहते हैं बलात्कार की सजा फांसी नहीं होनी चाहिए। नौजवान उन हत्यारों से क्या संबंध था? क्या वो झूठी तस्वीर है? गलती हो गई, वो तस्वीर के अंदर कुछ सच्चाई है? इस पे भी जांच हो जानी चाहिए। बताइए पांडे जी, मैं कह रहा हूं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जो तस्वीर वायरल हो रही है उन हत्यारों के साथ, क्या वो झूठी है या सच है? इस पे भी जांच हो जाइए। तो इस पे भी आप कुछ कहना चाहेंगे? देश देख रहा है, आप महिला मंडन कर रहे थे, तो इससे भी कुछ बता दीजिए। एमपी बनाया आपके अखिलेश जी, उसके कुत्ते के हाथ मर गया है। अभी जब गिरफ्तार हुआ तो रामगोपाल यादव लोगों को फायदा हुआ है, उनकी हत्या क्यों कराई? का हनन हो रहा है। अखिलेश समझिए बात को। फेक इनकाउंटर है, डिम्पल यादव कहीं फेक इनकाउंटर है, मुरादाबाद वाले सांसद फेक इनकाउंटर है। विकास दुबे मरे तो परशुराम को मुक्ति लगाने लगे। इससे बड़ा शर्मनाक क्या होगा? आतंकी वलीउल्लाह पर से मुकदमा वापस लेने का अखिलेश ने किया था। अखिलेश का हाथ गुंडों के साथ नहीं, आतंकियों के साथ भी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। पानी पी लीजिए, आपकी सांस फूल रही है, आप बुजुर्ग हैं, आपका सम्मान है। मैं जवाब लेना चाहता हूं, क्या वो झूठी तस्वीर है या उसमें कुछ सच्चाई है? उस पे भी स्मृति ईरानी से भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लेनेशन कॉल कर ले और जवाब मांग ले कि क्या उनका कोई संबंध तो नहीं था उन बच्चों के साथ जो हत्यारे जिन्होंने अतीक की हत्या करी। आप उस पे भी जवाब मांग लीजिए। हमारे सरकार में ये तो अतीक का हमारे सरकार में अंत होता है, स्मृति ईरानी से जवाब मांग लीजिए। अंत भाजपा सरकार में होता है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में होता है।
संपत्ति, अवैध संपत्ति अवाप्त होती है, बुलडोजर अवैध चलता संपत्ति है, की तो बात ही बेटे नहीं का चल रही है। एनकाउंटर होता है, तो प्रदेश की जनता जानती है कि किसका हाथ गुंडे के साथ है और कौन गुंडई खत्म कर रहा है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चलिए मतलब चलिए पांडे जी, चलिए मैं फिर चलिए मतलब जवाब लेना चाहूंगा। अच्छा, पांडे चलिए जी, बोलिए। जवाब दे दीजिए कि वो तस्वीर झूठी थी या वो सच्चाई थी उसके अंदर। उस पर जांच हो जानी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या उसमें उस पर स्मृति ईरानी को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इतना तो बता दीजिए। देखिए, आप बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े सम्मानित हैं, बड़े बहुत बड़े नेता हैं, इससे कुछ तो जवाब दे दीजिए का साहब। खात्मा हुआ, आतंकी अरे खात्मे की बात कर रहे हैं, हम तो कह का रहे हैं अच्छा खात्मा है, हुआ, खात्मा हमने हो गया किया, साहब। अरे तो अच्छा जनता हुआ। हमारे साथ। अखिलेश क्यों उसको कुत्ते से हम हाथ तो मिला कहते हैं रहे उसका थे? खात्मा अतीक होना से, ही था। इसमें गलत अतीक कहाँ के हुआ पांडे कुत्ते जी? से अच्छा ठीक है अखिलेश क्यों पांडे हाथ जी, मिला रहे सोम थे? जी ठीक है। वो ये हत्यारा था, बताइए लुटेरा था, वो डकैत था, माफिया भाई, था। क्यों उसकी तो अखिलेश हत्या यादव निश्चित थी, अतीक उसको फांसी अहमद की के सजा देती। कुत्ते से भाई क्यों हाथ वो नहीं मिला देते रहे तो थे? न्यायालय देती। मैं भाई इसका पांडे जी जवाब इतना दीजिए। पूछना अखिलेश चाहता हूँ। यादव ओहो, उस मंच पे इसमें मुलायम अखिलेश सिंह जी कहाँ से आ बैठे गए थे, पांडे जी? अतीक अहमद के कुत्ते से शेक हैंड काहे कर रहे थे मालिक? उसमें अखिलेश जी कहाँ से आ गए? अखिलेश जी ने तो उनको पार्टी से निकाल दिया था। नहीं, देखिए फिर चाचा जी ने फिर मैं तो भीतर ये कर कह लिया। रहा हूँ, मैं केवल इतना वो पूछ रहा तस्वीर हूँ। दिखाइएगा, ये वो आपने एक तस्वीर छोटे से दिखाइए ट्वीट जिसमें को कुत्ते से हाथ लेकर मिला इमरान रहे थे। प्रतापगढ़ी ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। उनका महिमा मंडन करना बंद करें। ये अपराधी था, बहुत तुच्छ अपराधी था, माफिया था, लोगों को मारता था, पीटता था, और हत्या करता भाजपा था। सरकार ने उसकी खत्म जो किया, हत्या ये भी करी कह है दीजिए। उन लड़कों ने योगी करी जी है। ने वो खत्म कर छोटे दिया, लड़के थे। ये कहेंगे कि नहीं? ओहो पांडे जी, सुन वहां लीजिए चुप हो बात। जाएंगे। वो छोटे बच्चे थे, उनकी कोई ज्यादा उम्र नहीं थी। उन्हें बहलाकर फुसलाकर उनको बड़े बड़े अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए गए, पैसा उपलब्ध कराया गया। उनकी हत्या किसने कराई? और उनकी एक छोटी सी तस्वीर है, वो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। मैं नहीं कहता वो सच है या झूठ है, पर उसकी सच्चाई उजागर होनी चाहिए। आप भी केंद्रीय मंत्री बहुत बड़ी हैं, देखिए मैं उनका सम्मान करता हूँ, स्मृति ईरानी जी है, और हमारी भी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है तो हमारी भी मंत्री है। उनसे भी पार्टी अपना जवाब मांग ले, भारतीय जनता पार्टी, कि क्या वो उनका कोई संबंध तो नहीं था? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं थे वो हत्यारे? बताइए पांडे जी। ठीक है इससे देखिए, हम जवाब तो सब दे साथ दीजिए। कराएंगे। अभिषेक जी कभी देखिए, आपकी ठीक है बातों ठीक है को ठीक है ठीक है। आप मतलब आप कहते हैं कि आप ठीक है, अब ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, जिसकी तस्वीर छपी है वो एक्सप्लेनेशन देगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी को एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए जब अपने टूर से वापस आ जाए। कहाँ बाहर गए हुए हैं? शायद बाहर गए हुए उम्रा के लिए। उनके समर्थकों ने एक खबर ज़रूर डाली थी कि मतलब ये बताया था पत्रकारों को कि वो अभी बाहर हैं, और ये पुरानी ट्वीट है, और उस वक्त वो किसी भी राज्यसभा के सदस्य नहीं थे और ना ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। नहीं थे। लेकिन हमारी डिबेट इस लाइन पे है कि ये जो एक तो है कि डॉन्स का गुणगान करना, और दूसरा है कि गुणगान करते वक्त पता नहीं होना कि आप किसका गुणगान कर रहे हैं, एक क्रिमिनल का गुणगान कर रहे हैं। विजय जी, ये कितना सही है कि इस वक्त ऑपोजिशन जो अतीक अहमद के मसले को उठा रही है उसका परसेप्शन ऐसा बन रहा है कि आप सेक्शनल इश्यूज उठाते हैं? ये दिक्कत है। दरअसल डेमोक्रेसी में अगर आप ना भी करें तो कुछ लोग उस तरफ इंगित जरूर कर देते हैं, चाहे जितने भी मामले हों। अभी जब तक सूची 183 की नहीं आई थी तब तक ये कहा जा रहा था कि इसमें पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लोग ही ज्यादा मारे गए हैं, लेकिन सूची आ गई तो वो बात थोड़ा सा कमजोर पड़ गई है। लेकिन अब चूंकि अतीक अहमद का अभी ताजा इनकी घटना हुई है, लेकिन अतीक अहमद ने खुद क्या अपनी बिरादरी या मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को छोड़ा क्या? जितनी बड़े क्राइम उन्होंने किए शुरुआत से जो की, वो तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मार के ही उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन मैं ये देख के बड़ा हतप्रभ हूं कि बहुत से लोग इस बिना पे भी समर्थन कर रहे हैं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, लेकिन वो इस बात पे चुप हैं कि कितने मुस्लिम लोगों को उन्होंने मारा, कितनों को प्रताड़ित किया, कितनों की जमीनें छीन ली, कितनों को कमरे में उल्टा लटका के करंट से उसको टार्चर किया, और कुत्ते छोड़ के कुत्तों के साथ बंद कर देता था अपने घर में। वो मतलब इतना दुर्दान तरीके से लोगों को संपत्ति के लिए वो परेशान करता था जिसकी कोई इंतहा नहीं। और खबरें इसलिए नहीं बाहर निकल के आ पाती थी कि जो पीड़ित पक्ष था वो कभी डर के मारे बोलता नहीं था, इसलिए
कि धूमनगंज थाना उसके पॉकेट में था, जिले का एसएसपी और डीएम उसके पॉकेट में था, वो लाइसेंसी हथियार कराया करता। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये बात जो कल्याण सिंह की कह रहे थे अभी, बिल्कुल मुझे भी याद आ गया, उसके पास तो लाइसेंसी असलहे थे, अतीक के नाम भी था और अशरफ के नाम भी था। जो इतना बड़ा क्रिमिनल हो, किस पुलिस थाने ने उसके पक्ष में रिपोर्ट लगाई, कौन से डीएम ने उसे असलहे दिए, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। पांडे जी इस पे चुप हैं, लेकिन इन सारे मसलों पे भी जांच होनी चाहिए कि उसे समय समय पर किन प्रशासनिक अफसरों ने, किन पुलिस अफसरों ने मदद की। और मैं तो कहूंगा कि इस बात की पांडे जी की सरकार जांच कराए प्रयागराज में कि उसकी कराई गई प्लाटिंग पे कितने पुलिस वाले मकान बनाए हैं, कितने प्रशासनिक अधिकारियों ने मकान बनाया है, और उनके दस्तावेजों की जांच हो कि उस समय की क्या बाजार कीमतों के हिसाब से उन्हें बेचा गया था या वो डोनेट की गई थी। तो इन सारे, क्योंकि अगर आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं कहीं क्राइम और पॉलिटिक्स के गठजोड़ को, तो उसमें इन चीजों को भी देखना पड़ेगा। एक माफिया को जब आप कमजोर करते हैं या जब उसे रगड़ते हैं या जब उसे मिट्टी में मिला देते हैं, तो आपको उन सारे इंग्रेडिएंट को देखना पड़ेगा कि किन लोगों ने समय समय पे उसकी मदद की थी। कौन लोग आज अभी बड़े पदों पे बैठे होंगे, कितने पुलिस इंस्पेक्टर वहां थे जिन्होंने उसके खिलाफ चार्जशीट हल्की की होगी, गवाहों को डरा के भगा दिया होगा, केस में कुछ होगा नहीं, तुम खामखा मारे जाओगे, भाग जाओ। तो कौन से ऐसे लोग हैं, तो इनकी पूरी एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। कम से कम न ज्यादा 61 माफियाओं की लिस्ट जारी की है पांडे जी की सरकार ने, तो न ज्यादा तो कम से कम 10-20 मामले में तो ऐसा दिखा दे। विकास दुबे के मामले में तो उसकी राइफल कैसे छूटी थी, उस पर पूरी जांच कराई थी। इस मामले में भी जांच कराएं कि किन अधिकारियों ने उसे असलहे का लाइसेंस दिया था। ये बात तो सही कह रहे हैं विजय जी, पंकज, कि बेनिफिशियरी तो कटिंग क्लास, कास्ट एंड क्लास होंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी तो थे। सर नहीं दे सकते, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने पे भी आप क्राइम अगर बैकग्राउंड है तो नहीं दे सकते, आप उनको गनर दे सकते हैं। नहीं, पर मैं आप दे नहीं सकते। मैं इसको दूसरे तरीके से, जब कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है तो उसकी हैसियत तो बहुत बढ़ जाती है। कौन सा एसपी और डीएम उसके खिलाफ जाने की हिमाकत करेगा? नहीं, जब बात तो हो गई ना। नहीं, देखिए विजय जी, जब पंकज जी देखिए, अगर कोई क्रिमिनल है, नियम के हिसाब से उसको हथियार का लाइसेंस नहीं दिया जाता, तो नियमों को शिथिल कैसे किया, किसने किया? या तो आप नियम बदल दीजिए, लेकिन कोई विधायक या सांसद हो जाए तो उसके लिए धाराएं नहीं बदल जाती है, धाराएं वही लगती हैं। लेकिन अगर आपने धाराओं को न्यूट्रल करके, इग्नोर करके, बाईपास करके अगर हथियारों के लाइसेंस दिए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है। आप उसके प्रेशर में आए क्यों? नहीं, देखिए, आप ये बता दीजिए कि अभी तक, जब अभी कुछ दिन पहले वो सजा, उसके खिलाफ सजा अनाउंस किया गया, उससे पहले वो कौन से मामले में सजा याफ्ता था? और ये कानून के किस उसमें ये कहा जाएगा कि भाई अपराधी बैकग्राउंड है, ये सर्वविदित है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि कोई कोर्ट से उसको सजा तो मिली नहीं थी, तो कोर्ट से जब सजा नहीं मिली थी तो उस शख्स को अपने डिफेंस का पूरा अधिकार है, वो उसका फायदा उठा सकता है। मैं आपकी बातों से असहमत नहीं हूं, लेकिन कानून जिस पेचीदगियों के सहारे जीता है और चलता है, ये भी आप जानते हैं कि अगर मैं जाऊंगा असलहे की मांग करने के लिए, मुझे जरूरत भी होगी, तो डीएम एसपी मुझसे मिलेंगे तक नहीं, जब तक कि मैं कोई बड़े अधिकारी या बड़े क्लाउड का इस्तेमाल ना करूं। एक आम आदमी से क्या डीएम और एसपी मिलते भी हैं? नहीं मिलते हैं, ये आपको भी पता है, और ये सारी पार्टियों में ऐसी बातें होती हैं। लेकिन अगर आप कानून की पेचीदगियों की बात करेंगे, तो जब तक वो कोर्ट ऑफ लॉ में डिक्लेयर्ड ऑफेंडर साबित नहीं होता है, तब तक कोई कैसे कह देगा कि आपका बैकग्राउंड अपराधी का है, इसलिए हम नहीं देंगे? और वो भी तब जब जनता एक बार नहीं 5-5, 6-6 बार उसको चुनी है। मुझे लगता है कि ये किसी भी डीएम और एसएसपी के लिए बहुत मुश्किल काम होगा कि उसको डिनाई कर दे। यही मिली भगत है, डिनाइल न करना ही मिली भगत है। वही मैं कह रहा हूं कि अगर लाइसेंसी हथियार देने के लिए साफ सुथरा बैकग्राउंड होना जरूरी है, और ये जरूरी है कि आपको खतरा किससे है। लेकिन अगर आप खुद मर्डर के आरोपी हैं, तो आपको हथियार का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। हाँ, जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे और जो विधायक होंगे, तो जो अनुमन्य सुरक्षा है वो दी जाती है। लेकिन अगर आपने हथियार का लाइसेंस उसको बाईपास करके दिया, तो इसका मतलब मिली भगत में आपकी हिस्सेदारी थी, और यही माफिया तंत्र है जब सिस्टम पे कब्जा करता है, इसी को कहा जाता है। मैं यही बात कह रहा हूं
जिस पक्ष को आप कह रहे हैं, आप उसका बचाव कर रहे हैं, मैं उसको कह रहा हूं कि वो शामिल था। वो डीएम जो उसके कहने पे प्रयागराज जाके मुस्तैद है, बैठा है, जाहिर है उसकी करेगा और बाईपास करके नियमों को उसको मदद करेगा। यही तो माफिया सिस्टम है, और क्या है। देखिए, एक माफिया के साथ ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन दोनों जब मदद करते हैं तो अपराधी को माफिया कहा जाता है। जब तक वो अपराधी माफिया तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक पॉलिटिकल सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी उसके साथ नहीं खड़ी होगी। भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी और भ्रष्ट पॉलिटिकल सिस्टम जब उसके साथ खड़ा हो जाता, भ्रष्ट न्यायपालिका भी, क्योंकि न्यायपालिका ने भी बहुत भरपूर मदद की है उसको, तो जो जब तीनों सिस्टम मिलकर करते हैं तो माफिया हो गया। इसीलिए कहा जा रहा था माफिया ब्रदर्स। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था कि कोई अदालत उसको उसके खिलाफ सजा तय की नहीं थी, जनता की अदालत में वो विजयी हो रहा था, तो आखिर कोई तो पैमाना होगा ये समझने और परखने का कि उसको लाइसेंस दिया जाए कि नहीं दिया जाए। और जब आप खुद कह रहे हैं कि अदालत भी ये सर्वविदित है कि जजेस भी केसेस से रिक्यूज कर रहे थे, अलग अलग पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव था, तो डीएम और एसएसपी किस आधार पे उसको लाइसेंस डिनाई करेंगे? मुझे लगता है ये हिम्मत से बहुत मरे जाता है। अपराधी नहीं थे उस समय। हथियार का लाइसेंस देने के लिए जो नियम है उस नियमावली में है ये प्रोविजन। ठीक है, देखिए विजय जी, पंकज, मोटी बात यह है कि अतीक की पेट्रेंज में बहुत लोग थे। जब तक अतीक की पेट्रेंज में, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बीच में बोल रहा हूँ, अतीक की पेट्रेंज में बहुत लोग, क्या मैं पिछले 2 बार से बात हो रही, विक्रम सिंह डीजीपी, पूर्व डीजीपी थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने शुरू से ही कहा कि सबसे पहले 15-17 पुलिस वालों पे करना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां ज्ञान बहुत देती हैं, लेकिन जब एक्शन माफिया के खिलाफ ले लेंगे, एक्शन फला के खिलाफ ले लेंगे, एक्शन डिमका के खिलाफ ले लेंगे, लेकिन जब एक्शन आएगा ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ लेने का, तो जो मैक्सिमम एक्शन होता है वो होता है कि इसको आपने ट्रांसफर कर दिया या सस्पेंड कर दिया, इससे ज्यादा कोई एक्शन नहीं लेता। और जो सबसे स्थायी तंत्र है, ना नेता स्थायी तंत्र है, ना गुंडा स्थायी तंत्र है, स्थायी तंत्र है ब्यूरोक्रेसी। और कभी भी आप देखेंगे किसी भी ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, कभी भी किसी सीनियर आईपीएस एक आध इक्का दुक्का कहीं केस हुआ हो तो हो जाएगा। अभी तमिलनाडु में चल रहा है, एक ट्रेनी आईपीएस अधिकारी, एक एपीएस रैंक का अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, आईआईटीएन है, उसके खिलाफ टॉर्चर के ऐसे केसेस सामने आए हैं कि मतलब आप पढ़ लें तो आपका दिल दहल जाए। लेकिन जो विक्टिम है उनको 5 अलग अलग फोरम पे जाके उनको उनके बयान लिखवा रहे हैं, और आज बयान उनको शिफ्ट कर दिया कि सीबीसीआईडी इस केस की जांच करेगी। किसके अंदर हिम्मत है कि एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ 6 अलग अलग फोरम में जाए? तो जो सबसे स्थायी तत्व है वो तत्व है ब्यूरोक्रेसी। और कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट डिसीजन नहीं लेती। जब तक ये नहीं सुधरेगा, आप तमाम ज्ञान देते रहिए कि ये फला इसका कारण था, इसका कारण था, तब तक कुछ होगा नहीं। देखिए, अब और उसको सुधारने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम भी ठीक होना चाहिए। बिल्कुल पॉलिटिकल सिस्टम ठीक होना चाहिए। विकास दुबे के केस में क्या था? विकास दुबे के ऊपर यदि आईएएस आईपीएस का हाथ नहीं था तो वो चला कहां से रहा था अपनी गुंडागर्दी? पांडे जी जो बात कह रहे हैं, मैं उसे इसलिए सहमत हूं क्योंकि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, कथनी कुछ और करनी में हमारी अंतर होती है। कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ। जब अपनी पारी आती है तो वही आप जो है उसके अगेंस्ट में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और जब दूसरे पार्टी की सरकार आती है तो हम उसमें आवाज उठाते हैं। ये तो हर पार्टी के साथ हो रही है। जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी तो फिर उस समय दूसरे पार्टी, देखिए थोड़ा सा हमारी चर्चा इधर उधर चली गई। चर्चा ये थी कि इमरान प्रतापगढ़ी कर्नाटक के चुनाव से पहले जो ट्विटर के साथ आए हो असर डालेगा नहीं डालेगा। कर्नाटक के चुनाव में हिजाब का मुद्दा काफी जमकर बीजेपी ने चढ़ाया। हिजाब पे भी बहुत डिफ्टली खेल गए। तो ये मुद्दा जब आया है तब मैंने बोला था ना, बीजेपी हिंदुत्व, डेवलपमेंट, मार्केट एंड मोबाइल पे। तो अब ये जो सामने आया है, इसका कहने का मतलब है कि अतीक केवल अब यूपी की स्टोरी नहीं है। बिल्कुल, अतीक आने वाले हर चुनावों में भुनाए जाएंगे एज एन इशू। एक कुख्यात अपराधी, एक जिसे कह सकते हैं पॉलिटिकल फॉडर की तरह अब इस्तेमाल होगा, क्योंकि जो रात को मर्डर हुआ उसके बाद कई सारे ऐसे सवाल इनके जवाब मिलने मुश्किल होंगे, चाहे कितनी भी बड़ी तफ्तीश हो, क्योंकि वो कन्फेशन में के तौर पे नहीं होंगे, वो इन्वेस्टिगेटिव प्रूफ के तौर पे आएंगे। तो मोटी बात यह है कि अतीक अहमद, माफिया डॉन, उसकी कहानी का असर अब देखना यह है कि कर्नाटक के चुनाव पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज कर्नाटक के बहुत सारे नेताओं ने, खास तौर से बीजेपी के, आकर खुलकर
अतीक के मसले पर बोला है, जिसका कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं था, क्योंकि अतीक का मसला यूपी का मसला है क्योंकि उन्होंने और उसका विकास क्राइम तो का नहीं मसला किया है। ना। हाँ विकास का मुद्दा नहीं उठाते। नहीं, देखिए कि हमने बात तो 5 देखिए साल क्या काम विकास किया, का मुद्दा तो समझ देखिए में विकास कि विकास तो इस सब करते मुद्दे में हैं, मैं फंस लेकिन जाऊंगा। अतीक अहमद इसीलिए वो अतीक अहमद का बातों को- मुद्दा बातों को अतीक अहमद का मुद्दा इज डेफिनेटली एन एम्बैरेसमेंट। वो कहीं ना कहीं उनको या तो वो रेडियो साइलेंट हो जाएं, या जो गए हैं उसके बाद आके वो वापस दिल्ली में आ जाएं। तो मुझे लगता है कि इमरान प्रतापगढ़ी अब कर्नाटक के चुनाव में आपको कैंपेन करते नहीं दिखेंगे।